नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे बांग्लादेश से है, जहां पर हिंदुओं पर लगातार हमला जारी है। ढाका के महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आगजनी हो गई। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल में राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के चपरासी ने 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। मामले में सियासत तेज है। और इसके अलावा तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां धमतरी जिले में एक युवक ने धर्मांतरण के दबाव में खुदकुशी कर ली। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि बांग्लादेश में कोहराम मंदिर में आगजनी से जुड़ा ये मामला है। बांग्लादेश में मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यहां उपद्रव और हिंसा की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बांग्लादेश में एक और मंदिर को निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्तियों पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। ढाका के उत्तरी इलाके में स्थित धोर गांव के महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर पर इस तरह से हमला किया गया। मंदिर के पर्यवेक्षक बाबुल घोष ने बताया है कि उनके पैतृक मंदिर को जलाने के लिए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। घोष ने यह भी कहा कि हमलावरों ने मूर्तियों पर पेट्रोल डाल दिया, जबकि वो घर पर मौजूद नहीं थे और उनके कदमों की आवाज सुनकर भाग गए। इससे पहले शुक्रवार को इस्कॉन के एक और मंदिर में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ मचाई थी, आग लगाई गई थी। यह हमला इस्कॉन नमहट्टा मंदिर पर किया गया था। एक सप्ताह पहले भैरव में भी एक इस्कॉन केंद्र को तोड़ दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक अराजक तत्वों के एक समूह ने मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ मचाई है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से जाने के बाद लगातार हिंदुओं के खिलाफ हमले हो रहे हैं और इसे लेकर हिंदू संगठन लगातार विरोध भी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, अभी तक 20 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ इसी तरह से कर दी गई, आग लगाई गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां पर स्थित है श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहां अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ मचाई। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बांग्लादेश में लोकतंत्र पूरी तरह से लुप्त होता हुआ दिख रहा है। उन्मादी कट्टरवादी लगातार एक के बाद एक कई तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि हिंदू परिवार जैसे तैसे कई अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। त्रिपुरा में कई लोगों ने शरण भी ले ली है। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ एक बार फिर से इस्कॉन मंदिर को निशाना साधती हुई दिखी है, जब इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ये कह रहे हैं कि उन्होंने नमहट्टा स्थित इस्कॉन मंदिर में चरमपंथियों की भीड़ को देखा और इसके बाद उन पर हमला करने की भी कोशिश की। वो जान बचाकर भागते हैं। लेकिन नमहट्टा के मंदिर में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात इसी तरह से हमला होता है और पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। पूरा मंदिर जला दिया गया। ये मंदिर ढाका जिले के तुराग पुलिस थाने के अंतर्गत धौर गांव का है, जहां इस तरह की स्थितियां, अराजकता की स्थितियां बनती हुई दिखी हैं। असामाजिक तत्वों ने इसी तरह से इसके पहले भी लगातार मंदिरों को निशाना बनाया। इस्कॉन मंदिर में इसी तरह से आग लगाई गई थी और अब एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण मंदिर की तस्वीरें सामने आई हैं, जब धौर गांव में इसी तरह से कहा गया कि पेट्रोल डाला गया और इसके बाद देखते ही देखते ये मंदिर पूरा तरह से आगजनी का शिकार हो चुका है। तो हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है। इस तरह की हमलेदार तस्वीरें सामने आई हैं। इस्कॉन इन घटनाओं की जानकारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भी दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई किसी भी तरह की नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम दिख रहा है। बांग्लादेश की जमीन पर इस समय कट्टरपंथियों का जो हमला है वो लगातार हो रहा है। चंगुल में फंसा हुआ ये दिख रहा है। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है। कई बार इस तरह की स्थितियां अराजकता की बनी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अपने देश में खुलकर मनमानी करने की छूट बांग्लादेश ने दी है और यही वजह है कि इस तरह की स्थितियां भी यहां पर बन रही हैं। जब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकवादी बना रहा है। करीब 250 ऐसे रोहिंग्याई हैं जो आतंकी बने हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए सऊदी अरब, मलेशिया से करीब 2.8 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। इन रोहिंग्या आतंकवादियों को भारत में हमले करने के लिए भी एक तरह से तैयार किया जा रहा है। ये निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाला एक तरह का खतरा है, जो संकेत भी दे रहा है। उपद्रव, हिंसा लगातार जारी है। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्मदीप जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं एक के बाद एक निशाना लगातार मंदिरों पर साधा जा रहा है। इसके पहले भी 20 ऐसे मंदिर हैं जब तक जिन पर निशाना साधा गया है और एक बार फिर से इस तरह की अराजकता की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या कहेंगे?
देखिए श्वेता जी, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और वहां पर जब से अंतरिम सरकार आई है तब से हिंदुओं पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इन सबके बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री कल बांग्लादेश जाने वाले हैं। तो जब पड़ोसी देशों की बात आती है और बांग्लादेश जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी की बात आती है तो वहां पर कूटनीतिक दृष्टि से ही चीजों को हल करने की जरूरत है। और भारत का जो कदम है बहुत अहम कदम है, क्योंकि भारत न केवल सामरिक दृष्टि से लेकिन आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है हमारा बांग्लादेश, जो है हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। इसके साथ ही साथ पूर्वोत्तर के लिए भी बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब बांग्लादेश की जो स्थिति है वहां पर अलगाव पनप रहा है। वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां की सरकार सुरक्षित है, लेकिन भारत की भूमिका क्या हो सकती है, कैसे वहां पर राजनीतिक स्थिरता आ सकती है। और यदि वहां पर राजनीतिक स्थिरता आती है तो वहां के जो कट्टरपंथी संगठन है तभी उन पर रोक लग पाएगी, तभी हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद हो पाएंगे। तो वहां की स्थिति के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बावजूद भारत कूटनीतिक कदम उठा रहा है। इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अच्छे परिणाम कब आएंगे तो फिलहाल देखना होगा। लेकिन डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, लगातार इस तरह से हमले हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यूनिस जो है सरकार वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के दबाव में है, और दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं, ISI जो है वो वहां के जो शरणार्थी हैं उनको आतंकवादी बना रहा है, ट्रेनिंग बाकायदा उन्हें दी जा रही है। निकट भविष्य के लिए तो कहीं ना कहीं खतरा है भारत के लिए। श्वेता जी, आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, यूनुस जो है उनकी जो उम्र है वो तकरीबन 85 ईयर हो गई है। वो सिर्फ एक मुखौटा है और सरकार में जो शामिल है वो जमात इस्लामी के कट्टरपंथी संगठन है। जो बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास रहा है वो बहुत अस्थिरता से परिपूर्ण रहा है और वहां पर दो पार्टियों की सरकारें हुई है, जमात इस्लामी की, अवामी लीग की। जब भी अवामी लीग की सरकार हुई है तो भारत के साथ उसके अच्छे संबंध रहे, जबकि जमात इस्लामी जो है वो पाकिस्तानी परस्त मानी जाती है। अब जबकि अवामी लीग सरकार में नहीं है और जमात इस्लामी है वहां पर, तो जाहिर सी बात है उसका दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ISI उसका दुरुपयोग कर रही है। यही कारण है कि यूनुस के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो पाकिस्तान से संबंध मजबूत कर रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में चला जाएगा। अब यह संभव भी नहीं लगता, भौगोलिक कारणों से भी और रणनीतिक कारणों से भी, क्योंकि बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा है और चौथी ओर उसके पास समुद्र है। पाकिस्तान उससे बहुत दूर है। तो पाकिस्तान से समुंदर से यदि 2-4 जहाज भी मंगवा लेता है या उनके बीच कुछ ऐसा शुरू होता है तो ये भारत के लिए खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सुरक्षा चाक चौबंद है। जहां तक बात आतंकियों की है तो इसको लेकर अब पूर्वोत्तर के इलाकों में बहुत सारे नए निर्माण हो गए हैं। वहां पर बहुत सारी जो सीमाएं वो सील है। तो हमको पाकिस्तान से ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, न ही वहां के कट्टरपंथी संगठनों से। लेकिन हमको चिंतित इस बात से होना चाहिए कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता नहीं बनी रहे, क्योंकि यदि राजनीतिक अस्थिरता होती है तो भारत से संबंध कैसे मजबूत होंगे। इसलिए भारत के कूटनीतिक कदम बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो बांग्लादेश में शांति स्थापित होगी। और रही बात पाकिस्तान के प्रभाव की, तो पाकिस्तान का प्रभाव इससे ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि अवामी लीग जो है वो अभी भी वहां की मजबूत पार्टी है। अवामी लीग का बहुत बड़ा समर्थन है। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो भारत का विरोध कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लेकिन ये मुट्ठी भर लोग भारी नहीं पड़ रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आपको नहीं लगता है मुट्ठी भर लोग ज्यादा भारी पड़ रहे हैं? दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार को जानकारी दी जाती है, अंतरिम सरकार को, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन रोकने में नाकाम है। एक के बाद एक इस तरह की स्थितियां बन रही है जब मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, पेट्रोल डाल दिया जा रहा है, आग लगा दी जा रही है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही, कूटनीति तैयार करने की जरूरत है। नहीं श्वेता जी, कूटनीति देखिए, वहां पर जो कुछ हालात हो रहे हैं तो इसका कारण वहां की राजनीतिक अस्थिरता ही है, क्योंकि वहां की जो पुलिस है उससे वहां के जो आम जनता है वो नाराज है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अवामी लीग के दौर में शेख हसीना ने पुलिस का दुरुपयोग किया था। यही कारण है कि शेख हसीना की जैसे ही सरकार गई तो वहां के जो पुलिस वाले हैं वो भाग खड़े हुए, वो ड्यूटी नहीं जा रहे हैं। तो यही कारण है कि वहां के जो छात्र नेता या छात्र आंदोलन से जो लीडरशिप पनपी थी उन्होंने देश की सुरक्षा हाथ में ले ली। और अब उस लीडरशिप को सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन मिल रहा है
वो भारत विरोधी तत्व जमात इस्लामी उनका मिल रहा है। तो यहाँ पर कूटनीति तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब देखना यह है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में कैसे दबाव बढ़ता है, बांग्लादेश में कब आम चुनाव होते हैं, और यदि आम चुनाव होते हैं तो अवामी लीग को प्रतिबंधित तो नहीं कर दिया जाएगा। जहाँ तक हिंदुओं के विरोध को जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि हिंदुओं के साथ साथ वहाँ पर अवामी लीग का विरोध भी हो रहा है, और अवामी लीग के जो छात्र वीग उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हिंदुओं के साथ सड़कों पर अवामी लीग के वो छात्र नेता भी हैं जो मुस्लिम भी है, और उन पर प्रतिबंध है। तो अवामी लीग का समर्थन हिंदुओं को प्राप्त है, और बांग्लादेश की सरकार दबाव में है। अब बांग्लादेश में चूंकि पार्टी ही सत्ता में, तो इस प्रकार से लग रहा है कि भारत का व्यापक विरोध हो रहा है। लेकिन भारत को कूटनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम इसलिए भी उठाने होंगे और शांति बरकरार रखना होगी, क्योंकि बांग्लादेश को न केवल हमारी आवश्यकता, लेकिन हमको भी बांग्लादेश की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे रोहिंग्या का, यदि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता रहेगी तो वहां पर आतंकी प्रश्रय लेंगे, और वो भारत के लिए खतरनाक हो जाएगा। इस कारण अभी हमको रुको और देखो की नीति पर चलना आवश्यक है। तो रुको और देखो की नीति अपनाई जाएगी, हालांकि देखना होगा अमेरिका भी इस पर चिंता जरूर जता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी बातचीत करने के लिए। तो मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई है और हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में एक बार फिर से मंदिर में आग लगा दी गई। और चलिए बात करेंगे बांग्लादेश में कोहराम के बाद दूसरी खबर, यानी कि चपरासी ने किया करोड़ों का खेल। भोपाल में राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के चपरासी ने 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। उसने सरकारी योजना की 5-5 करोड़ रुपए की 2 फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़कर रकम अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर ली। इस घोटाले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का तत्कालीन बैंक मैनेजर, 5 अन्य लोग शामिल थे। हालांकि इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने मास्टरमाइंड विजेंद्र दास नामदेव समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक 8 करोड़ 65 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय एसआईटी काम कर रही है। हालांकि गबन के मामले में सियासत तेज हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। ये लिखा कि भ्रष्टाचार का डबल इंजन पूरे सिस्टम को भ्रष्ट बना रहा है, जिसको जहां जब जैसे मौका मिल रहा है हाथ आजमा रहा है। तो एक के बाद एक ट्वीट लगातार किए गए हैं। जीतू पटवारी ने इस तरह से ट्वीट किया है। भोपाल में राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के चपरासी ने भी 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। सरकारी योजना की 5-5 करोड़ रुपए की 2 एफडी तोड़ दी गई और अपने रकम अपने बैंक खाते में डलवाई गई। भ्रष्टाचार का डबल इंजन पूरे सिस्टम को भ्रष्ट बना रहा है, और जिसको जहां जब जैसे मौका मिल रहा है हाथ आजमाया जा रहा है। तो राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के चपरासी ने 10 करोड़ रुपए का घोटाला किया। चेक्स इनको दिए गए थे 5-5 करोड़ का उस बैंक में जाके निक्षेप करने के लिए। तो ये वहां गया तो इनने संस्था का आईडी वगैरह न लगाते हुए जो व्यक्ति जिसको अधिकृत किया था जाके करने के लिए, इनका जो 2 बड़े आरोपी है, एक जो है एक दीपक पंक्ति है और एक ब्रजेंद्र नामदेव है, एक क्लास 3 के अधिकारी और एक क्लास 4 के अधिकारी उनके। तो इन लोगों ने अपने आईडी कार्ड लगा के वो खाता खोल दिया था ताकि इनको वापस उसको पर्सनली जाके उसको तोड़ना था। तो इन लोगों ने कुछ दिनों के बाद में 20-22 दिन के बाद में जाके सेंट्रल बैंक की मैनेजर भी इसमें आरोपी है, उस व्यक्ति की सहायता से उस खाते को तोड़ दिया और यस बैंक करके जो प्राइवेट बैंक है उसमें जाके एक और खाता खोल दिया उसी संस्था के नाम पर, अपने आईडी कार्ड वगैरह यूज करके, अपने सिग्नेचर्स यूज करके। और वहां के भी जो यस बैंक के जो मैनेजर लोग भी, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी हमने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वहां पे ये 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया। एक बार वहां पे 10 करोड़ आ गया तो अपने दस्तखत से और अपने जो उनके पास जो शक्तियां थे जो उस खाते को संचालित करने का यूज करके करीब 20 करीब अनेक खातों में पैसा लाखों में अलग अलग चीजों में चेंज करके डाइवर्ट कर दिया। कुछ इनके लोग ही थे, कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार करे जो उसमें मिले भगे थे, जो कैश निकाल के लेने में इनको मदद किया। कुछ लोगों के खाते, कुछ ट्रेडर्स के खाते में पैसा चला गया, जैसे कि उनको कुछ सामान के बदले में पैसा मिलना था तो वो पैसा ये दे दिया कह के कि उनने कुछ सामान बेचा तो उसकी जगह पैसे। तो इनका एम यही था कि वो सब 20-25 खातों से पैसा बाहर निकले। पैसे बाहर निकाल के इन लोगों ने जाके जमीनें खरीदी। तो इनका उद्देश्य ये था, हमें जो पूरा इन्वेस्टिगेशन में समझ में आ रहा है कि इनका उद्देश्य ये था, 11 महीने शासन का पैसा बैंक में पड़ रहा है, वो 11 महीने से पहले वो पैसे निकाल के आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे इसको इन्वेस्ट करके, और 11 महीने के आसपास जो है
उसी पैसे को वापस शासन के खाते में डालते हुए दिखा के वापस शासन को जितना मिलना है उतना दे दो, तो जो भी मुनाफा आता है वो इनके लिए। तो यश बैंक के मैनेजर समेत 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सेंट्रल बैंक से जुड़ा ये मामला है और उसका जो तत्कालीन मैनेजर है वो फरार चल रहा है। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? ये कहा जा रहा था कि हेरफेर तो हुई और जैसे ही ऑडिट हुई, ऑडिट के पहले ही इस तरह से हेरफेर पकड़ में आ गई। क्या था पूरा माजरा? देखिए, पूरा मामला जो है बीज प्रमाणीकरण संस्था से जुड़ा हुआ है। उसी संस्था के जो कर्मचारी हैं, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड उसमें उस संस्था में काम करने वाला चपरासी था, जिसने जो है वो पूरी गैंग बनाई। और इसमें शामिल जो है बैंक के मैनेजर भी हैं और एक ज्योतिष भी इसमें शामिल है। बड़ा ही तरीके से ये इन्होंने खेल खेला था, लेकिन ये पकड़े गए हैं। हुआ ये कि बीज प्रमाणीकरण संस्था के जो एफडी की होती है, कुछ पैसा जो होता है एफडी होता है, उस एफडी को तोड़ लिया गया। उसमें 10 करोड़ रुपए उन्होंने निकाले और प्लानिंग ये थी कि उस 10 करोड़ से ये जमीन खरीदेंगे। उसके आगे की प्लानिंग ये थी कि राष्ट्रीय पशु संवर्धन योजना के तहत उसमें 3 प्रोजेक्ट लाएंगे। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पशु संवर्धन योजना में 3 प्रोजेक्ट अगर ये लाते तो उनको 15 करोड़ रुपए मिलते। उसमें 50% की सब्सिडी थी, तो वहां से ये 7.5 करोड़ रुपए सब्सिडी का पैसा ले लेते और ये बैंक में वापस जमा कर देते, एफडी में वापस जमा कर देते, ताकि इनकी चोरी पकड़ी ना जाए। लेकिन ऑडिट में वो चीज पकड़ा गई जब शिकायत हुई तो, और सारे राज खुल गए कि मास्टरमाइंड ने क्या किया। पूरा नेक्सस है, पूरा गैंग काम कर रहा था इसके पीछे। और जो मुख्य आरोपी हैं वो बीज प्रमाणीकरण संस्था के लोग हैं, जो चपरासी है, जो थर्ड ग्रेड का जो अधिकारी है, इन लोगों ने मिलकर ये काम किया। और इसमें साथ दिया बैंक मैनेजर्स ने। सेंट्रल बैंक में जो सेंट्रल बैंक है हमारे मध्य प्रदेश की मदर बैंक है, ज्यादातर खाते उन्हीं बैंकों में होते हैं, उन्हीं की ब्रांच में होते हैं। वो ब्रांच का जो मैनेजर था, उनने इन आरोपियों का साथ दिया और सरकारी एफडी तोड़ के इनके खातों में ट्रांसफर किया पैसा। और यस बैंक में भी यस बैंक के जो मैनेजर थे, उन्होंने भी छोटे छोटे खातों में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया, जिससे वो आरोपी अपना पैसा निकाल पाए और उसको दूसरे धंधों में यूज कर पाए। तो बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार और भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसको जहां जैसा मौका मिल रहा है वो सब कर रहा है। लेकिन एक बात है, जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस लगातार लगाती रहती है सरकार पर, कहती है कि भ्रष्ट है और घोटाले हो रहे हैं, गबन हो रहे हैं। ये गबन का सीधा सीधा मामला उजागर हो गया है। आरोपियों ने, मैं ये समझता हूं कि पुलिस पूछताछ में उन्होंने सब कुछ कबूल भी कर लिया गया था, कबूल भी कर लिया होगा। तो ये सीधे सीधे मुद्दे मिलते हैं और इस पर कांग्रेस जो है हमलावर है और उसको विधानसभा सत्र से पहले ये मुद्दा मिला है। जाहिर है कि विधानसभा के अंदर भी ये गूंजेगा ये मामला, क्योंकि ये सरकारी संस्थाओं का एफडी का पैसा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी यही मामला सामने आया था, क्योंकि उसका पैसा भी जो है वहां के कुलपति, तत्कालीन कुलपति, रजिस्ट्रार ने वो पैसा निकाल के अपने दूसरी संस्थाओं में ट्रांसफर करा दिया था। तो ये जो एफडी हैं, संस्थाओं में जो एफडी हैं, हजारों करोड़ रुपए की हैं, कहीं करोड़ों रुपए की हैं, उसका मिसयूज वहां पर जिन लोगों के हाथ में कमान है, जिन लोगों के हाथ में मास्टर की है, वो लोग उसका मिसयूज लगातार कर रहे हैं और एक के बाद एक मामले खुलते जा रहे हैं। तो एक के बाद एक परत खुलती जा रही है। अब देखना होगा क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिसको जहां जैसा मौका मिल रहा है वो हाथ आजमा रहा है और चपरासी ने किया करोड़ों का खेल। और